तो कैसे हैं भाई लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और एक्सप्लेनर में। आज मैं तुम लोग के लिए एक ऐसा मानवा लेकर आया हूँ जहाँ हमारा एमसी तो काफी ज्यादा ओवर पावर है। उसके पास सारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं दूसरे मानवा में उससे काफी ज्यादा ही अलग पावर है। हमारा हीरो कोई भी चीज को ड्रॉ करके उसे रियल लाइफ में बना सकता है। और यहाँ तक कि जो हमारा हीरो है वो हमारी दुनिया से एक मैजिकल दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है और उसे वहाँ बुलाने वाली कोई और नहीं होती है, वो खुद डीमन क्यून होती है। और आगे चल के वही डीमन क्यून हमारे हीरो की वाइफ बनने वाली होती है। तो जब ये मानवा स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये स्टोरी बिल्डअप होगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगा आपको स्टोरी समझ में आने लगेगा और शुरू में हमारा हीरो थोड़ा कमजोर ही दिखाया जाएगा मगर कुछ चैप्टर के बाद वो काफी ज्यादा ही ओवर पावर हो जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा ही खंडर इलाका को जिसका नाम हमें वेस्टर्न लैंड बताया जाता है जहाँ एक डीमन पहुंच चुका होता है। और इसके बाद हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में दहाड़ रहा होता है और उसका शक्ल देख के हमें उसका नाम पता चल जाता है और हमें उसका नाम बताया जाता है इंचेंटेड ऑक्टोपस। उसका क्लास सॉफ्ट बॉडी होता है जहां उसका डेंजर लेवल भी बताया जाता है। मगर तभी उसके पीछे कोई पहुंच जाता है और वो एक फाइटर लग रहा होता है जो उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ गया था। और जब वहां पे वो अटैक करता है तो काफी बड़ा धमाका हो जाता है और इसके बाद भी वो बंदा बिल्कुल नहीं रुकता। वो अपने पंच में पावर इकट्ठा करता है और काफी शानदार पंच उस मॉन्स्टर के मुंह पे जड़ देता है। और इसी के बाद वो फाइटर अपने मन में सोच रहा होता है धत तरीके इस मॉन्स्टर ने मैंने पंच किया अटैक को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से एब्सॉर्ब कैसे कर लिया। तभी मॉन्स्टर पीछे घूमता है और बोलता है अबे कीड़े तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे पंच मारने की। और उसके इतने खतरनाक लुक को देख के उस बंदे की तो फट जाती है और इसी वजह से वो बंदा काफी तेजी से पीछे हट जाता है। मगर वो मॉन्स्टर कहाँ रुकने वाला था, वो भी काफी गुस्से में था और वो अपने हाथ से उस पर अटैक करता है। और हमारा जो फाइटर रहता है वो घबराते हुए सोच रहा होता है धत तरीके मैं इसके अटैक को तो सिर्फ ब्लॉक ही कर पाऊंगा। मगर तभी हमें दिखता है कि आसमान से 4 लेजर एक साथ गिरे हैं और उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को चीर दिया है। और ऐसा करने वाली कोई और नहीं एक लड़की होती है और वो लड़की काफी एटीट्यूड में बोलती है तुम पीछे हट सकते हो, यहाँ से मैं इसे देख लूंगी। तो वो फाइटर उसे देख के उसे शुक्रिया करता है और काफी जोरों से हंसता है और मॉन्स्टर का हाथ तो कट चुका होता है। मॉन्स्टर को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इस कीड़े ने इसके हाथ को कैसे काट दिया। मगर उस मॉन्स्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हाथ को तुरंत ही हील कर लेता है। जो देखते हुए वो फाइटर बोलता है साला हमारे अटैक का तो कोई असर ही नहीं है इस पर। दोस्तों हम सब तो नाकारे निकल गए। मगर तभी एक बंदा जमीन पे कुछ ड्रॉ कर रहा होता है और वो इनसे बोलता है जबकि तुम लोग इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं उखाड़ पाए तो अब मेरी बारी आ चुकी है, मुझे ट्राई करने दो। तो उसकी ये बात सुन के वो बंदा उसकी तरफ अजीब नजरों से देखता है और बोलता है साला हम तो कुछ उखाड़ ना पाए, अब तुम्हारी ही बारी है, जाओ जाओ जाके अपना हीरोगिरी दिखा दो। वैसे भी तुम इस मानवा के मेन कैरेक्टर हो तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो उसकी ये सारी बकवास सुन के पर्पल हेयर वाली लड़की बोलती है अबे कितना बोलेगा, चल चुप कर। और इसी के बाद जो हमारा हीरो रहता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और काफी सारे चैन को क्रिएट कर देता है। और इसी के बाद वो एक अटैक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है गॉड्स एम्पावरमेंट, जिसकी मदद से वो काफी सारे चैन को जमीन से निकालता है और उस मॉन्स्टर की ओर भेज देता है जहाँ वो जितने भी चैन होते हैं उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा ही जोर से पकड़ने लगते हैं। और इसी के बाद वो चैन उसे पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं उस मॉन्स्टर को, जहाँ वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है अबे चूजे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की। तो उसकी ये बात सुन के हमारा हीरो बुरा मान जाता है और बोलता है अबे चूजा किसको तू बोल रहा है। और इसी के बाद वो काफी जोरदार झटका उस मॉन्स्टर को दे देता है और वो झटका उस चैन के सहारे उस मॉन्स्टर तक पहुंचता है और उसे 2000 वोल्ट का झटका पड़ता है। और इतना हेवी झटका पड़ने के बाद वो मॉन्स्टर तंदूरी चिकन बन जाता है और तंदूरी चिकन बनने के बाद वो जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। और तभी जो फाइटर रहता है वो बोलने लगता है कि ये मॉन्स्टर आखिरकार नीचे गिर गया, इस मॉन्स्टर ने तो यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को मार दिया और इस वेस्टलैंड को पूरा सुनसान बना डाला। और इस मॉन्स्टर को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि एक लेवल बी का मॉन्स्टर है। मगर जो पर्पल हेयर वाली लड़की रहती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती और सिर्फ उस मॉन्स्टर को देख रही होती है। मगर तभी हमारा हीरो बोलता है तुम लोग इतने जल्दी नतीजे पे मत आओ, जल्द से जल्द पीछे हट जाओ। और वो आगे बताता है क्योंकि ये चीज यहाँ पे आ चुकी है, ये चीज कुछ और नहीं है, ये एक जीव को जन्म देने वाला है। और तभी हमें दिखता है कि उस बॉडी को चीरते हुए 2 हाथ बाहर निकलते हैं और उसमें से काफी ज्यादा अजीब
अजीब तरीके का क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि बिल्कुल चूसे हुए आम के जैसा लग रहा होता है और इस चूसे हुए आम का नाम बताया जाता है फेटल डीमन ऑफ कंजप्शन और ये एक पैरासाइट होता है जिसका डेंजर लेवल होता है एस। मगर तभी वो चूसा हुआ आम हमारे फाइटर और उस लड़की को घूरता है। वो काफी खतरनाक लुक से उनको देखता है तो ये देख के वो फाइटर बोलता है साला हमें घूर रहा है और इसके बाद वो करके अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और एक काफी खतरनाक बीम उन लोग की ओर भेज देता है जो कि सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रही होती है। और वो पावरफुल ही नहीं होती, उसने काफी सारे माउंटेन को एक ही बार में चूर चूर कर दिया था। और उसके पावर को देखते हुए जो फाइटर रहता है वो बोलता है ये चूसा हुआ आम का गुठली ये तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। मगर तभी अपना फाइटर आसमान में दिखता है और उस चूसे हुए आम को भी सेंस हो जाता है कोई पावरफुल आ चुका है। और इसी के बाद हमें सूरज के बीचों बीच एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपना पंख फैलाए हुए वहां पहुंच चुका था। और ये कोई और नहीं अपने डीमन क्यों नहीं है। मैं आप लोग को पहले बता दूं कि ये सब जो चीज हो रहा है ये फ्यूचर में होने वाला है, अभी स्टोरी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है। तो वापस स्टोरी पर आता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो वहाँ पे उस फाइटर को बोल रहा होता है अबे सालो जल्दी जल्दी पीछे हट जाओ वरना तुम सभी मारे जाओगे। और वो मुस्कुराता है और बोलता है कि कुछ डरावना यहाँ पर आने वाला है तो तैयार रहना। और वो मुस्कुरा इसलिए रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ वहाँ पे आ चुकी थी। और इसके बाद हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि वापस से कंफ्यूजन में लग रहा होता है और वो अपने बीम को तैयार करता है और ऊपर की ओर उस डीमन की ओर छोड़ देता है। मगर वो डीमन कहाँ उसके बीम से डरने वाला था, वो हंस रहा होता है और काफी तगड़ा अटैक अपना उस बीम पर कर देता है वो डीमन। और उस डीमन की बीम इतनी पावरफुल होती है कि वो उस चूसे हुए आम के पावर को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है और उसे लगता है और उसका वहाँ पे नामो निशान मिटा देता है। और इसके बाद वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है और पूरा जमीन वहाँ से गायब हो गया होता है। ऑफ कोर्स हमारे हीरो को भी अपने दोस्तों को बचाना पड़ता है, अगर वो उन्हें नहीं बचाता तो उनकी भी राख गायब हो जाती। और अपना हीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि इतना बड़ा दिक्कत कैसे हो गया, इसने इतना बड़ा अटैक करने से पहले एक बार भी वार्निंग नहीं दी। मगर इसका एबिलिटी ये काफी ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है। और इसी के बाद वो अपना शील्ड हटाता है और सोचता है यहाँ तक कि इसने मेरे मैजिक स्टोन के पावर को भी सरपास कर दिया है। और इसके बाद वो राहत भरी सांस लेते हुए बोलता है बार बार बच गए हैं कि ये हमारे टीम में है, नहीं तो हमारा क्या होता। और इसके बाद हमें एंट्री दिखाई जाती है डीमन क्वीन की जो कि उस धुएं में से बाहर आ रही होती है और पहली बार हमें उसके पूरे लुक को दिखाया जाता है। और क्योंकि वो एक डीमन क्वीन है तो उसका जो एटीट्यूड है वो भी क्वीन वाला होता है, तो इसी वजह से वो बोलती है इस चीज को मारना किसी कीड़े को मसलने बराबर था, इसके बावजूद तुम लोगों को मुझे बुलाना पड़ा अपनी क्वीन को यहाँ पर इस चीज को मारने के लिए। और इसके बाद जो अपना हीरो रहता है वो उसे देख के सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद उसकी जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा उथल पुथल हो गई है। और क्यून उसको बोल रही होती है कि अरे तुम तो चूजन वन थे ना इस वर्ल्ड को बचाने वाले, तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो। और इसके बाद वो अपने उंगली से उसके ठुड्डी को पकड़ती है और उसके पास जाते हुए उसको बोल रही होती है ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें काफी कम सिखाया है, मुझे तुम्हें और सिखाने की जरूरत है और अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम जरूर से इस किंगडम के राजा बन सकते हो। तो अपना हीरो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो। और वो अपने मन में सोचता है कि मगर एक बात तो श्योर है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है और अचानक से एक चमत्कार हुआ और मैं इस जगह का राजा बन गया। और ऑफ कोर्स ये मेरी प्यारी वाइफ, मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कभी कभी, जो कि है द वन एंड ओनली डीमन क्वीन। और इसी के बाद हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि ये जो जियोलू प्लेन है यहाँ पे 3 ट्राइब रहती है जिसमें से 2 ट्राइब सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से पहली ट्राइब है ह्यूमन ट्राइब और दूसरी डीमन ट्राइब। और ये जो 2 ट्राइब है ये हमेशा लड़ाई में एक दूसरे से लगे रहते थे सालों पहले से और इनके जो रिसोर्स इसी तरीके से खत्म होने लगे। और इनमें से जो पहली ट्राइब थी जिसने पीस की मांग की वो थी ह्यूमन ट्राइब और इसके बाद जो डीमन ट्राइब थी वो भी इस बात पे एग्री हो गई और उन्होंने पीस बना लिया ह्यूमन ट्राइब के साथ। और जो इस पीस को साइन करने वाली थी वो थी डीमन ट्राइब से क्वीन इजाबेल। और इसके बाद हमें अपने वर्ल्ड यानी कि आज के समय में लेके आया जाता है अपने हीरो के दुनिया में, जहाँ एक शहर को दिखाया जाता है। उसमें एक बिल्डिंग में कोई बंदा अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है और उसका टेबल पे काफी सारे कप नूडल्स पड़े होते हैं और तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है अरे हम लोग जीत गए। और इसके बाद हमें पहली बार अपने हीरो को दिखाया जाता है उसके वर्ल्ड में और तभी उसके जो दोस्त लोग रहते हैं वो हेडफोन पे बोल रहे होते हैं कि साला ये बंदा कितना ज्यादा कमाल का है, ये कितना ज्यादा अच्छा खेलता है, इसने 5 बंदे को लगातार मारा है वो भी हेडशॉट, ऊपर से ये जो कमीना है ये तो इस गेम को सीरियसली भी नहीं लेता फिर भी इतना अच्छा कैसे खेलता है।
है। और जो अपना हीरो आता है उन लोग का बात सुन के काफी ज्यादा ही बोर हो रहा होता है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसी वजह से वो अपने हेडफोन को उतार के नीचे रख देता है। और इसी के बाद हमें हमारे हीरो का आखिरकार नाम पता चल जाता है। इसका नाम होता है जियांग ये, तो इसे हम लोग जियांग बुलाएंगे। और जो अपना जियांग रहता है इसके बाद अपनी कहानी बताने लगता है कि जो उसके पेरेंट्स थे वो अब्रॉड रहते हैं और उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए वो ज्यादातर घर पे पड़ा रहता है। और यहाँ तक कि उसकी अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, इसी वजह से वो या तो ड्राइंग करता है या तो दिन भर गेम खेलता है। और इसके बाद वो अपने बेड पर जाके पड़ जाता है और बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो समर है वो पूरी तरीके से सही गुजरेगा। मगर तभी हमें दिखता है कि उसका जो लॉकेट है वो चमक रहा है और वो अभी भी सोच रहा होता है कि काश वो एक दूसरे वर्ल्ड में जाके वहाँ का सेवियर बन जाए। और तभी उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो बोल रहा होता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही गेम खेल लिया, मैं कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ, मेरी आंखें यहाँ तक कि बंद हो रही हैं। और इसके बाद अपना रियल स्टोरी शुरू होता है जहाँ हीरो का आंख खुलता है और वो देखता है अपने ऊपर। तो वो बोलता है मुझे नहीं याद कि मेरा सीलिंग ऐसा दिखता था, ये पूरी तरीके से बदल कैसे गया। इस गधे को वहाँ पे सीलिंग दिख रहा है मगर कोई लड़की नहीं। और हमें दिखता है कि डीमन किन उसे घूर रही होती है। और इसके बाद अपना हीरो उस पर भी फोकस करता और घबरा जाता है और बोलता है कि अब तुम क्या चीज हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गई। तो उसकी बात सुनकर डीमन क्यून बोलती है अबे गधे ये तुम्हारा घर नहीं। और इसके बाद अपना हीरो बोलता है क्या, और वो अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है अबे ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सा जगह है, मैं आँख खोल के कैसे सपना देख रहा हूँ, ये जरूर से गेम खेलने का साइड इफेक्ट हो रहा है। और इसी के बाद वो अपने आप को जोर से थप्पड़ मारने लगता है और बोलता है अबे ये तो दर्द कर रहा है, ये इतना ज्यादा अगर इमेजिनेशन है तो मुझे दर्द क्यों दे रहा है। और इसके बाद जो अपना रहता है जियान, वो उन लोगों के कपड़े को देख के उन्हें जज करने लगता है और उन्हें जज करते करते उसे समझ में आ जाता है और वो बोलता है इसकी तो मेरे से लॉटरी लग गई, मैं तो दूसरे यूनिवर्स में आ गया। मगर जो अपनी डीमन क्यून रहती है तभी हाई प्रीस्ट को बोलती है हाई प्रीस्ट क्या ये वही बंदा है, ये कमजोर जिसके बारे में प्रोफेसी की गई थी। तो दादी अम्मा बोलती है कि लेजेंड के हिसाब से वो बंदा जिसके पास मैजिक रिंग होगा जो कि बिल्कुल सेम होगा डीमन क्यून के मैजिक रिंग से, वही होगा चूजन वन। तो उसकी बात सुन के जियांग बोलता है क्या कहा, मैजिक रिंग, ये क्या है, कहीं तुम लोग इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे। और इसके बाद वो अपना लॉकेट को उन्हें दिखाता है जिसके ऊपर एक रेड क्रिस्टल लगा हुआ होता है। और उसे देख के जो डीमन क्यून रहती है वो बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसी मैजिक रिंग के बारे में बात कर रही हूँ। और वो अपने हाथ में मैजिक रिंग को उसे दिखाती है और बोलती है जरा देखो ये मैजिक रिंग तुम्हारे वाले से बिल्कुल सेम है। और तभी अचानक से वो जियांग के कॉलर को पकड़ते हुए बोलती है अबे चल मुझे तू जरूर से बता, अगर तू चूजन वन है तो तेरे अंदर से मुझे कोई भी मैजिक फील क्यों नहीं हो रहा, और यहाँ तक कि तुम उस कमीने ह्यूमन ट्राइब के एक पार्ट है वो। तब ना जियान घबरा जाता है उसको देख करके और बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। और जहाँ तक कि इस लॉकेट की बात रही तो मैंने इसे चोर बाजार से 200 रुपए में खरीदा था। तो उसकी ये बात सुनकर डीमन किन पूरी हैरान हो जाती है और बोलती है तुमने क्या कहा, तुमने इसे खरीदा था। और तभी वो अपने दादी अम्मा यानी हाई प्रीस्ट से बोलती है क्या कुछ समनिंग स्पेल में गड़बड़ हो गया है, ये चूजा यहाँ कैसे आ गया, इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये एक यूजलेस ह्यूमन बीइंग है। और जियांग के इतने कमजोर होने की वजह से जो दादी अम्मा रहती है वो भी थोड़े परेशान होती है, मगर फिर भी वो बोलती है डीमन क्यून को कि जो समनिंग है वो पूरी तरीके से सही से हुआ है और यही वो बंदा है जो कि डीमन क्लैन को बचाएगा। तभी अपना जियांग भी मुंह खोलते हुए बोलता है क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है और तुम लोग किस तरीके के लोग हो। तो उसकी बात सुन के डीमन क्यून बोलती है सुनो बेकार यूजलेस गार्बेज इंसान, मैं हूँ 7 डिसेंडेंट इस डीमन ट्राइब की, मेरा नाम है इसाबेला ओसा। आज वो दिन था जिस दिन मैंने ह्यूमन ट्राइब के साथ पीस का ट्रीटी साइन किया, मगर जो लिलियान थी मेरी हाई कमांडर और ह्यूमन उन लोगों ने कुछ एग्रीमेंट किया और मुझ पर अटैक कर दिया जब मैं बिना आर्म के थी। और मुझे नहीं पता कि उसने किस चीज से मुझ पर अटैक किया, मगर उसने मेरी आधी पावर को मेरी बॉडी से निकाल लिया। मगर मैं काफी ज्यादा ही लकी थी क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ मेरे 4 रॉयल गार्ड्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया और मुझे बचाया, और उन्हीं के सैक्रिफाइस की वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। और वो काफी गुस्से में सब बोल रही होती है। तभी वो अपने हीरो को बताती है कि यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जिनमें इतनी ताकत है कि जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। तो उसकी ये सारी बात सुनने के बाद अपना जियान अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैं समझ गया
कि ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ मैं ट्रांसफर हो चुका हूँ एक फैंटेसी वर्ल्ड में। अब मुझे यहाँ आकर के इस फीमेल प्रोटैगनिस्ट को सेव करना पड़ेगा और आगे चल के ये मेरी वाइफ भी बन सकती है। और वो अपने आप को एक हीरो के रोल में इमेजिन कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा ही आगे का सोचने लगता है और बोल रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये काफी ज्यादा खूबसूरत वाइफ मिल जाएगी, डीमन क्वीन। और इसके बाद वो अपने ख्याली पुलाव से बाहर निकलता है और क्यून को सलाह देता है कि तुम्हें एक माउंटेन में जाके छुप जाना चाहिए। तो उसकी ये पर्सन की क्यून से बताती है कि वो ह्यूमन काफी ज्यादा ही कमीने हैं, वो हमारा काफी देर से पीछा कर रहे हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे वहां तक जाने देंगे और छुपने देंगे। और इसके बाद क्यून की जो साथी रहती है वो भी बोलती है कि वो हमारे पीछे बहुत देर से लगे हुए हैं और इसी की वजह से अब हम यहाँ पर आके फंस चुके हैं। और उसमें से एक लड़की बोलती है कि जो क्यून है उनको डिफेंड करने के लिए चूजन वन को बुलाया गया है और तुम्हारे हमारे आखिरी ऑप्शन थे, मगर तुम तो एक किसी बेकार से टट्टी जैसे निकल गए। मगर अचानक से तभी क्यून के पेट में दर्द होने लगता है और जो उसके साथी रहती है वो बोलती है क्यून आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? क्यून को मगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बोल रही होती है कि मेरा जो ऑरा है वो डिसअपियर हो रहा है। और इसके बाद क्यून के चारों तरफ से काफी ज्यादा ही ऑरा निकलता है और उसकी डीमन वाली बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन वाली बॉडी में बदल जाती है, जो देख के जो हाई प्रेस रहती है और अपना हीरो सब घबरा जाते हैं। और अपना हीरो बोलता है इसकी तो ये क्या हो गया, और अपने ठर की जियांग के नाक से खून निकलने लगता है डीमन क्वीन को एक नॉर्मल इंसानी फॉर्म में देख करके। और डीमन क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है अपनी बॉडी को देख करके और घबरा जाती है और बोलती है कि ऐसा क्यों हो गया। तो हाई प्रेस उसको बताती है क्योंकि तुम्हारा जो ऑरा है वो खत्म हो चुका है, इस वजह से तुम इस फॉर्म में आ गई। और जो डीमन क्वीन रहती है वो बोल रही होती है कि अब मैं इस तरीके के शरीर को लेके अपने लोगों को कैसे कमांड दोगी, मैं तो उनके सामने भी नहीं जा पाऊंगी। और जो उसके वॉरियर रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्यून ने अपने सारे ऑरा को हमें बचाने के लिए लगा दिया, इसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो गया और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मगर तभी उनमें से एक जो वॉरियर रहती है वो अपने जियांग के सामने उंगली करते हुए बोल रही होती है ये कमीना निठल्ला कामचोर, इसकी वजह से ये सब हुआ हमारे सिस्टर के साथ, इसे चलो मार दें। तो ये सुन के अपना जियांग काफी घबरा जाता है और बोलता है अबे तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे सबसे बड़ा विक्टिम तो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही सबसे गलत हुआ है, मैं तो इस वर्ल्ड में आना भी नहीं चाहता था। और इसके बाद अचानक से वहाँ का दरवाजा खुलता है और एक डीमन ट्राइब का वॉरियर आके बोल रहा होता है कि जो ह्यूमन है उन्होंने हमारे डिफेंस को लगभग तोड़ दिया है और वो यहाँ आने वाले हैं। तो यहाँ हम पूछने आए हैं योर मैजेस्टी से कि वो हमारी मदद करे, हमें आगे क्या करना चाहिए। और हमें दिखता है कि योर मैजेस्टी ने अपने जियांग के कपड़े को उतार के खुद पहन लिया है और बोलती है उन लोगों से कि उन्होंने काफी जल्दी हमारे डिफेंस को तोड़ दिया। तो उसका एक वॉरियर बोलती है क्यून हम अपने मरते दम तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तभी जो अपनी क्यून रहती है वो उसको बोलती है, तो क्यून उन लोग से बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास तुम जैसे शानदार योद्धा हैं। और तभी जो हाई प्रीस्ट रहती है वो क्यून के पास आके उसको बोलती है क्यून देखिए अभी आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एकदम बिल्कुल अलग नहीं दिख रही, इसके वजह से आप काफी आसानी से यहाँ से निकल सकती हैं और बस आपको अपने आइडेंटिटी को छुपा के रखना है कि आप एक डीमन क्यून हैं और बाकी सब आप यहाँ पे हम पर छोड़ सकते हैं, मैं और जितने भी वॉरियर है इन इंसानों को संभाल लेंगे, तब तक आप यहाँ से निकल जाएंगी। तो हाई प्रीस्ट की बात सुन के जो क्यून रहती है वो बोलती है कि मैं आपके बात को ठुकराती हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि मेरे लोग यहाँ मरेंगे और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मगर हाई प्रीस्ट तभी अपनी छड़ी को उठाती है और वहाँ पे मैजिक कर देती है और वो मैजिक पूरी जगह को घेर लेता है और जो हाई प्रीस्ट रहती है उन सभी वॉरियर को और अपने क्यून को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने लगती है दूसरी जगह पे। मगर जो क्यून रहती है वहाँ से नहीं जाना मांग रही होती है, वो बोलती है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। और जो वॉरियर होती है वो क्यून को पकड़ रही होती है, मगर अपना जियान उस सर्कल से दूर भाग गया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि जब यहाँ पे ह्यूमन ट्राइब वाले आ जाएंगे तो मैं उन लोगों से मदद मांग लूंगा। मगर एक वॉरियर अपने जियान को वहाँ से जाते हुए देख लेती है और बोलती है कि इस साले को पकड़ो, ये यहाँ से नहीं भाग सकता। तो दूसरी वाली बोलती है हाँ ये यहाँ से नहीं भाग सकता, इसे पकड़ो। और इसके बाद वो जियान को पकड़ लेते हैं, जहाँ जियान उन लोग से बोल रहा होता है अरे मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और जो हाई प्रीस्ट रहती है तभी क्यून से बोलती है कि मैं यहाँ काफी सालों से काम कर रही हूँ, मैंने 5 जनरेशन को देखा है यहाँ के और तुम आखिरी होगी जिसे मैंने देखा है, अब चलो तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें सर्व कर सकूँ माई क्यून। और इसके बाद वो उन्हें ट्रांसफर करने लगती है, जहाँ क्यून की आंखों में आंसू होता है और वो लोग वहाँ से ट्रैवल करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ दादी अम्मा बचती हैं। मगर तभी पीछे का दरवाजा टूट जाता है, जहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वो ह्यूमन ट्राइब के लोग होते हैं, जिनके बीच में जो लाल दाढ़ी वाला होता है वो एक रीएजेंट होता है और वो उस दादी अम्मा से बोल रहा होता है कि क्यून
कहाँ है। और रीएजेंट उन लोगों को कहते हैं जो कि मेन जो किंग होते हैं उनके साइड के मेंबर होते हैं, उनके एडवाइजर जैसा। और ये काफी ज्यादा बड़ा पोस्ट है और उस लाल दाढ़ी वाले का नाम होता है ट्रोस्ट एंगस। तो चलो ठीक है, अब से हम इस बंदे को टोस्ट बुलाएंगे। इसके बाद जो दादी अम्मा रहती है वो मुस्कुरा रही होती है और सीन वहाँ से चेंज हो जाता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोशनी निकल रही होती है जमीन पर। और वहाँ पे वो सारे लोग ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ आने के बाद वो चारों तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं कि हम ह्यूमन ट्राइब से काफी दूर आ गए हैं, मगर उतना ज्यादा भी दूर नहीं, क्योंकि उन्हें कैसल दिख रहा होता है। और तभी उनमें से एक वॉरियर बोल रही होती है कि हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। और एक जो वॉरियर रहती है वो क्यून के पास जाके बोल रही होती है, प्लीज मेरी क्यून आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए, आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तभी क्यून उसकी ओर देखती है और बोलती है, तुम मेरा टेंशन मत लो, तुम्हारी क्यून इतनी कमजोर नहीं है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ के ऊपर एक ह्यूमन ट्राइब का बंदा उन्हें देख लेता है और काफी सारे वहाँ से ह्यूमन ट्राइब के बंदे निकलते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हमें बचे कुछ डीमन ट्राइब के लोग मिल ही गए। और वो काफी ज्यादा ही खतरनाक हंसी हंस रहे होते हैं। असल में बताऊं तो यहाँ पर डीमन ट्राइब ह्यूमन ट्राइब लग रही है और ह्यूमन ट्राइब डीमन। और इसके बाद हमें दिखता है कि वो सारे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, मगर तभी कोई तीर से उन लोगों पे अटैक कर देता है जिसे डीमन क्यून तो सेंस कर लेती है, मगर वो एक वॉरियर को जाके उसके सीने को चीर देता है और अपना हीरो जरा से बाल बाल बचा है और उसका वहाँ पे फट जाता है अपने जियान का। और वो बोल रहा होता है, अरे ये क्या, ये तो सच में इसके ब्लीडिंग हो रहा है। और वो वॉरियर बोलती है, ये तो एक ह्यूमन ट्राइब का एरो है। इसके बाद वो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और वो अपने मैजिस्ट्रेट से बोलते हैं कि आप पहले यहाँ से निकल जाइए, हम इन्हें संभाल लेंगे। और तभी वहाँ पे ह्यूमन ट्राइब के लोग आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही तेजी से इन पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और वो ह्यूमन ट्राइब के लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे राजा ने कहा है कि सबको 20-20 गोल्ड कॉइन मिलेगा अगर हम एक भी डीमन ट्राइब के बंदे का सर लेके जाएंगे तो। तभी वो घायल जो वॉरियर रहती है वो अपने जियान से बोलती है, सुनो यूजलेस ह्यूमन, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम क्यून को प्रोटेक्ट करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी आखिरी इच्छा है, प्लीज इसे पूरा करना। तो अपना जियान घबराते हुए बोलता है, हाँ चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ। और इसी के बाद वो क्यून का हाथ पकड़ता है और उसे टांटे हुए बोलता है, चलो यहाँ से चले, हमारी ट्रूप इससे नहीं लड़ सकती, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो जियान की बात सुन के डीमन क्यून काफी ज्यादा ही भड़क जाती है। वो उसे बोलने लगती है, मुझे जाने दो, मुझे अपने लोगों के साथ मिलके उनसे फाइट करना है। मगर जो अपना हीरो जियांग रहता है वो उसे बोल रहा होता है, पागल मत बनो, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम भी मारी जाओगी, तुम्हें उस फाइट में नहीं उलझना चाहिए, इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मगर डीमन क्यून इस पे भड़कते हुए उसको बोलती है कि तुम मुझे पागल मत समझो, मैं इतनी ज्यादा डरपोक नहीं हूँ, मैं मरना पसंद करूंगी, अपने दोस्तों को छोड़ के यहाँ से जाना नहीं, मैं उनके साथ उनसे फाइट करूंगी और उन्हें हराऊंगी। जियांग उसकी बात सुन के काफी भड़क जाता है। वो बोलता है, तुम पागल मत बनो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वहाँ जाके जीत जाओगी? अगर तुम वहाँ गई और लड़ी और मारी गई तो क्या होगा तुम्हारे दोस्तों का सैक्रिफाइस का, वो सब तो बर्बाद चले जाएंगे। तो जियांग की ये बात सुन के डीमन की को भी समझ में आती है उसकी बात। और जियांग उसको आगे बोलता है, अगर तुम यहाँ से निकल गई तभी तुम जिंदा बचोगी और अपने दोस्तों का बदला ले पाओगी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। और इसी के बाद जियांग उसको वहाँ से लेके जा रहा होता है जहाँ डीमन क्यून आखिरी बार अपने सोल्जर को देख रही होती है। वो लोग काफी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से डीमन क्यून के सोल्जर को मार रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा बेरहम होते हैं, जिस वजह से अपने डीमन क्यून की आंखों में भी आंसू आ जाता है। और हमारा जियांग और डीमन क्यून वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, मगर तभी अपने जियान के पीछे एक सोल्जर आ जाता है जो कि उसे देख लेता है। और इसी के बाद जियान को पता चल जाता है कि सोल्जर ने उन्हें देख लिया और वो भी घबरा जाता है। और इसी के बाद जितने भी सोल्जर होते हैं वो जियान और डीमन क्यून को घेर लेते हैं, जहाँ एक सोल्जर बोल रहा होता है, अरे ये तो बस 2 ह्यूमन हैं, वो भी नॉर्मल। मगर एक और जो गार्ड रहता है वो बोलता है, इनके कपड़े ये तो काफी ज्यादा ही अजीब से है और एक बंदे ने तो कपड़ा भी नहीं पहना, जरूर से ये डीमन ट्राइब के कोई स्लेव होंगे। और वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि हमें इनका क्या करना चाहिए। मगर तभी अचानक से डीमन क्यून अपने जियान का हाथ झटक देती है और दौड़ते हुए उन सोल्जर की ओर बढ़ जाती है और रोते हुए एक पंच बनाती है और उन्हें मारते हुए बोल रही होती है, तुम कमीने जानवर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मगर तभी अपना जियान अचानक से आता है और डीमन क्यून को पकड़ लेता है और उन लोग से बोलता है बहाना बनाते हुए कि ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी अपने लोगों को देख करके। और डीमन क्यून की इस हरकत को देख के सोल्जर भी हैरान होता है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है कि मैंने सुना था कि जो भी डीमन ट्राइब के स्लेव होते हैं वो उन्हें ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो ह्यूमन को एक थ्रेट की तरह देखने लगते हैं। और दूसरा बंदा हंसते हुए बोलता है, इसका मतलब हमें इन्हें थ्रेट की तरह देखना चाहिए और ये हमारे दुश्मन हैं, इसका मतलब हमें इन्हें मार देना चाहिए।
और अगर हम इन्हें मारेंगे तो इनके जो खोपड़ी है उनका दाम हमें काफी अच्छा मिलेगा। और इसके बाद वो सोल्जर अपने जियान और डीमन की उनकी तरफ तलवार तान देता है और बोलता है, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से ट्राइब से हो। एक बार तुम अगर डीमन ट्राइब में जुड़ गए तो तुम हमारे दुश्मन हो और तुम मरोगे, वो भी मेरे हाथों से। तो उसकी इस हरकत को देख के जियान काफी घबरा जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कैसे इंसान है, ये तो अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। तभी वो एक ऐसा चीज करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो अपने डीमन क्यून का सर को पकड़ता है और उसे नीचे झुका देता है और खुद भी घुटने पर आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, अरे मिस्टर, आपने काफी ज्यादा गलत समझ लिया। हम कोई ब्रेन वॉश नहीं हुए हुए, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और वो बहाना बनाते हुए बोल रहा होता है कि इसे काफी ज्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ा डीमन ट्राइब में, इस वजह से ये ऐसी हो गई है, तो आप इसको टेंशन ना ले। तो उसकी ये बात सुन के जो वो बंदा बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तो अपना जियान और बहाना बनाते हुए उसको बोल रहा होता है कि हमें काफी सालों से डीमन ट्राइब वालों ने पकड़ के रखा था, इस वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। मगर तभी अचानक से जो डीमन क्यून होती है अपने जियान की ओर घूरती है और गुस्से में बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक रॉयल्टी को जमीन पे उसके घुटने पे लाने की। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुझे मैं अपने हाथों से मारूं। मगर अपना जो जियान रहता है वो काफी कोल्ड आवाज में बोलता है कि बात करना बंद करो, अभी तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, तुम तो यहाँ तक मुझसे भी फाइट नहीं कर सकती, इस वजह से हमें शांत होकर इसे रिस्पेक्ट देना होगा। और अपना जियान घबरा रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि इसे हमें ऐसा ही समझाते रहना होगा और इसे मैनिपुलेट करना होगा ताकि हम बच सके। अगर हम नहीं बचे यहाँ पे तो तुम अपने लोगों का बदला कैसे लोगी, क्या तुम इस बात को नहीं समझ पाती। तो डीमन क्वीन पूरी चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि जियान जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और इसी के बाद जियान उस गार्ड को बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ही ट्रॉमेटाइज हो गई थी क्योंकि ये डीमन ट्राइब में थी और ये अपने आप को ऐसा समझने लगी कि ये क्यून है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मगर वो बंदा कहाँ समझने वाला था। तो वो गार्ड हंसते हुए बोलता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हें कितना ट्रॉमा फेस करना पड़ा, मुझे तो बस इतना फर्क पड़ता है कि अगर मैं तुम्हारा सर काट के ले जाऊं तो मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस गार्ड की बात सुन के अपने जियान का तो मुंह बन जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी वाट लगने वाली है। और इसी के बाद जो पहला गार्ड होता है वो दूसरे गार्ड से बोलता है, यहाँ पे तो बस ये दो ही पकड़े हैं, अगर हम इन्हें मार भी दे तो हम रिवॉर्ड को कैसे बांटेंगे। तो उसका दूसरा साथी वो बोलता है, तो उसका दूसरा साथी बोलता है, इसमें भी कोई शक है, जो पहले मारेगा उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट। और क्योंकि वो उन्हें मारने वाले थे तो जियान का हालत पूरा खराब हो चुका था क्योंकि बेचारा अभी अभी इस वर्ल्ड में आया था और अभी वो मरने वाला है। इस वजह से वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज मिस्टर, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारी क्या गलती है। मगर वो मिस्टर तो अपने बाप का भी नहीं सुनता। तो जियान किस खेत की मूली है, वो कहाँ का प्रेसिडेंट है जो उसकी बात मानेगा। और वो हंसते हुए जियान पे तलवार चलाने वाला होता है। मगर तभी वहाँ पे घोड़ों के कदमों की आवाज आती है और उसके साथ एक घोड़ा वहाँ पे पहुंच जाता है जिसके ऊपर ऑफ कोर्स कोई बैठा हुआ होगा मगर हमें दिखाया नहीं जाता। मगर उस बंदे को देख के उस सोल्जर की हालत टाइट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और उसके पीछे पूरी आर्मी आ रही होती है, जिसे देख के वो रेड सोल्जर बोलता है, वो तो हमारे नाइट हैं। और वो सोल्जर घबराते हुए बोलता है कि अगर उन्होंने हमें देख लिया कि हम फ्रंट लाइन पे ना रह के यहाँ पे बकलोली कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। मगर तभी वो गौर से उस आर्मी के फ्लैग को देखता है और बोलता है, नहीं ये हमारे टीम से नहीं है, ये हमारे सोल्जर के पार्ट नहीं है, ये तो व्हाइट ड्रैगन सोल्जर हैं, उनकी स्क्वाड यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी वो नाइट इनके सामने आकर रुक जाता है जिसे जियान और डीमन क्वीन भी गौर से देख रहे होते हैं। और तभी वो सोल्जर व्हाइट हेयर नाइट से बोलता है कि हम लोग रेड ड्रैगन स्क्वाड के पार्ट हैं, क्या तुम लोग यहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए आए हो। तो उस बंदे की बात सुन के व्हाइट नाइट बोलता है, थोड़ी देर पहले तुम जो भी बकवास कर रहे थे वो सब मैंने सुना है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और जाओ अपने लीडर को जाके खोजो। तो इसी वजह से मेरी बात मान लो, तो मैं भी भूल जाऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ आज। वो सोल्जर व्हाइट नाइट को देख के घबरा रहा होता है मगर फिर भी वो अपना मुंह खोलता है और बोलता है, आप जो लीडर हो मगर फिर भी आपका जो व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड है वो उतना ज्यादा राइट को होल्ड नहीं करता जितना हमारा रेड ड्रैगन ग्रुप करता है। तो बस उसके इतना सुनने के साथ ही अपना व्हाइट हेयर उसके ऊपर तलवार टान देता है और बोलता है, अगर तुझे इतना पता है तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं इस गिल्ड का लीडर हूँ, इस व्हाइट ड्रैगन
ड्रैगन का, तो मेरे पास जो अथॉरिटी है वो तेरे से ज्यादा है। और व्हाइट हेयर उस सोल्जर को घूरते हुए बोलता है, तो कोई भी मैटर नहीं करता कि तू किसी भी स्क्वाड में रहे, मगर तेरी अथॉरिटी बहुत कम है मेरे से। मैं जब चाहूँ तुझे एक्सिक्यूट कर सकता हूँ। तो बस इतना सुनने के बाद सोल्जर की फटके चार हो जाती है। वो पूरा घबरा रहा होता है और वो बोलता है, अरे अरे मैं समझ गया, हम यहाँ से निकल जा रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। और इसी के बाद जितने भी सोल्जर होते हैं रेड ड्रैगन ग्रुप के, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और अपना जियान बोलता है कि ये कमीने सोल्जर यहाँ से चले तो गए, मगर उनसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे आ चुका है। और ये बड़बड़ा रहा होता है डीमन की उनके कान में। इसके बाद जो वो नाइट होता है वो अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और उन लोगों की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ वो उन दोनों से बोलता है कि उसका नाम जैक है और वो व्हाइट शैलो नाइट का हेड है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को डीमन ट्राइब वालों ने कब पकड़ा? क्या तुम लोग वहाँ स्लेव थे? तो उसकी बात सुन के अपना एमसी जो उसको बताता है कि मिस्टर लीडर, हम जो थे हम काफी सालों पहले पकड़ा गए थे। अगर आप यहाँ पे पहले नहीं आते कुछ सेकंड पहले तो हम तो मारे ही जाते। लेकिन उसकी ये बकवास सुनने के बाद वो नाइट उसके सामने अपनी तलवार ला देता है और उसको बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब दो। और वो अपने एमसी को घूरते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। जहाँ उसकी ये बात सुन के अपना एमसी काफी डर जाता है। लेकिन तभी जो डीमन क्यून होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर हमें मारना है तो मार दो, ये सब बकवास करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डरते हैं? तो उसकी बात सुन के जो अपना एमसी होता है वो और भी घबरा जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये पागल लड़की क्या ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर उसने कुछ भी शब्द गलत बोले तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपने मन में सोचता है और उसको बोलता है कि वो काफी समय पहले ही कैप्चर हो गए थे डीमन के हाथों। उसे स्पेसिफिक टाइम तो नहीं पता, लेकिन शायद से वो 5 या 6 साल का था तब उसे किडनैप कर लिया गया था डीमन ट्राइब के हाथों। तो उसकी ये बात सुन के वो जो बंदर आता है वो थोड़ा हैरान होता है। जहाँ वो आगे बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि डीमन ट्राइब में तुम्हारा रोल क्या था? तो ये सुन के अपने एमसी का तो होश उड़ जाता है। लेकिन वो थोड़ा सोचता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि वो तो अपने घर में सिर्फ गेम ही खेलता रहता था पूरा दिन और पढ़ा रहता था, उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। जहाँ वो आगे बोल रहा होता है कि सर मैं एक असिस्टेंट कुक था डीमन ट्राइब में। इसके बाद वो डीमन की उनकी तरफ हाथ करते हुए बोलता है कि ये लड़की यहाँ पे जो खड़ी है ये मेरी वाइफ है, इसे भी डीमन ट्राइब के हाथों पकड़ लिया गया था और इसे स्लेव बना लिया गया था। जहाँ उन दोनों की बात सुन के जो वो नाइट का लीडर रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। जहाँ अपना एमसी काफी घबरा रहा होता है, उसके फेस पे पूरा पसीना ही पसीना हो रहा होता है। वो मन में सोचता है कि क्या मेरा ये सारे बकवास सुन के ये मान जाएगा। जहाँ वो ये भी बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। जहाँ वो नाइट अपने स्वॉर्ड को रख लेता है और बोलता है कि ये सब बात तो ठीक है मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पे तुम नंगे क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है? और इसकी ये बात सुन के वो बंदा पूरा घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि ये सब उस कमीनी डेमन क्यून की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैंने अपना कपड़ा ही उतार दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं इसे क्या जवाब दूँ? और वो नहीं सोच पा रहा होता। लेकिन तभी वो नाइट अपना कोट उतारता है और हमारे एमसी को ऑफर करता है और उसे पहना देता है अपना कोट, जो देख के अपना एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है। जहाँ वो नाइट का बंदा आगे बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो शायद से डीमन ही ने ले लिए होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो वो जब इतना ज्यादा केयर दिखा रहा होता अपने एमसी को तो अपना एमसी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा, इसका कितना ज्यादा ही लविंग हो रहा है इसके चारों ओर। जहाँ वो बंदा उन लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोग ने काफी सालों तक सहा है, अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग अपने घर चलो। जहाँ ये बात सुन के जो डीमन क्यून होती है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुमने क्या कहा होम? तुम्हें क्या लगता है मेरा घर कहाँ है? मैं हूँ रूलर डीमन ट्राइब की। जहाँ उसको इस तरीके से गुस्सा करते हुए देख के अपना जो एमसी रहता है वो परेशान हो रहा होता है। तो वो बोल रहा होता है, क्या तुम अपना मुंह थोड़ा देर के लिए और बंद नहीं रख सकती? अगर हम पकड़ा गए तो हमारा खेल खत्म। जहाँ तभी एक सोल्जर आता है उस नाइट का और बोलता है कि सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। जहाँ वो सोल्जर उसे बताता है कि जो रेड एंड ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड है वो दोनों ही ने जो अपना मिशन उसे पूरा कर लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए सर? तो उसकी बात सुन के वो जो जैक नाम का बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है जो पार्टी है वो पहले ही खत्म हो चुकी है, तो यहाँ कोई भी फायदा नहीं। और हमें पीछे में दिखाया जाता है कि डीमन क्यून और अपना एमसी दोनों लड़ रहे होते हैं। जहाँ डीमन क्यून बोलती है कि अगर तुमने वापस से वैसा मेरे साथ करने की कोशिश की तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी वो मैं अपने हाथों से ले लूंगी। जहाँ उसकी ये बात सुन के अपना एमसी घबराने लगता है। वो बोलता है कि अरे प्लीज तुम अपनी जो प्रोफाइल है उसे लो ही रखो ना, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कौन हो और तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो हम काफी खतरे में पड़ जाएंगे। जहाँ डीमन किन गुस्से में बोल रही होती है कि
अगर मैं ह्यूमन ट्राइब में गलती से भी चली गई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी डीमन प्लेन में। तो उसकी ये बात सुन के अपना जो एमसी रहता है उसको बोल रहा होता है, क्या तुम सच में एकदम पागल ही हो? क्या तुम नहीं समझ सकती कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी तो हम कहीं भी जाने लायक नहीं रहेंगे? इसके बाद वो बोलता है कि सुनो मेरी बात, तुम अपने आइडेंटिटी को प्लीज एक्सपोज मत करो। इसके बाद हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर से बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें घर जाना चाहिए। इसके बाद वो अपने एमसी की ओर घूमता है और बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। जी हाँ, अपना एमसी भी खुश होते हुए बोल रहा होता है। असल में वो नाटक करता है और बोलता है कि हाँ हाँ, व्हाइट ड्रैगन नाइट्स की विक्ट्री हो चुकी है, हम लोग जीत गए हैं। इसके बाद जो सीन रहता है वहाँ से बदल जाता है और हमें उस किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे सोल्जर उस किंगडम में जा रहे होते हैं, जहाँ की जो वॉल होती है वो काफी बड़ी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो हीरो रहता है वो डीमन की उनको कस के पकड़ के घोड़े के ऊपर बैठा होता है, जहाँ वो ये भी बोल रहा होता है कि जो ह्यूमन ट्राइब है ये तो काफी बड़ा है, इसका वॉल ये तो काफी ऊंचा है। जी हाँ, जो डीमन क्वीन होती है उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे इतने कस के क्यों पकड़ा है? तो हमारा जो एमसी रहता है वो बोल रहा होता है कि अरे मैं घोड़े पे पहली बार बैठा हूँ, मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। जी हाँ, इसके बाद हमें पूरे किंगडम को ऊपर से दिखाया जाता है। इसके बाद हमें राजा के बिगड़े हुए बेटे को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर के साथ वहीं पे खड़ा होके किसी को बोल रहा होता है कि मिस्टर गोरू आप कैसे हैं? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या आपकी स्टडी आज पूरी नहीं हुई? जी हाँ, हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो गोरू जिसका नाम बताया जाता है वो बोलता है कि वो यहाँ पे पर्सनली आए हैं ताकि वो वेलकम कर सके रीएजेंट को। जहाँ वो अजीब सा बच्चा बोल रहा होता है कि मेरे ख्याल से आप यहाँ उनको इंट्रोगेट करने आए हैं रीजेंट को। तो उसकी ये बात सुन के सामने वाले बंदे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी कहाँ इतनी हिम्मत कि हम उन्हें ऐसा करें। जी हाँ, इसके बाद हमारा एमसी उन्हें देख के बोल रहा होता है कि जो टीम लीडर है उनके फादर क्या वो काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं एम्पायर में। तो वहीं पे एक जो सोल्जर रहता है वो अपने एमसी को बताता है कि जो मास्टर गोरो हैं वो जो इम्पेरियल के लीडर हैं इस एम्पायर के, और वो काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपने किंग से। और वो आगे ये भी बताता है कि जो रीएजेंट है और मास्टर गोरो उन दोनों की जो सोच है वो काफी ज्यादा ही अलग है और वो एक दूसरे के जो सोच और ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद जो डीमन क्वीन रहती है वो गुस्से में बोलती है कि जो ह्यूमन है वो पूरी तरीके से यूजलेस है, वो दिन भर बकवास करते हैं और लड़ते रहते हैं सारा दिन। इसके बाद जो सेरेमनी होती है वो शुरू हो जाती है जहाँ उन लोगों को काफी ज्यादा ऑनर दिया जा रहा होता है। और वो अजीब लाल बालों वाला बंदा वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि सिटी गेट जो है वो ओपन हो चुका है, इसका मतलब जो रीएजेंट है वो आने वाले हैं। जी हाँ, हमारा एमसी ये देख के बोल रहा होता है जब हम लोग आए थे तो हमारा ऐसा स्वागत नहीं हुआ था। तो सोल्जर उसे बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम व्हाइट ड्रैगन ग्रुप के मेंबर हैं। इसके बाद हमें गेट पे दिखाया जाता है दूसरे गिल्ड वालों को जिसे हमारे एमसी डीमन क्यून और जैक काफी गौर से देख रहे होते हैं। और जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो हंस रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली का एक मेंबर है जिसका नाम बूरी होता है और वो काफी ज्यादा गंदे शक्ल का होता है। इसके बाद जो जैक रहता है वो बोलता है अपने सोल्जर से कि तुम सभी अपने घोड़े से उतर जाओ और रॉयल पैलेस की ओर चले जाओ। तो उसका सोल्जर बोलता है कि ठीक है, हम समझ गए। जहाँ अपने एमसी बोल रहा होता है कि ये आखिरकार कौन है, इसने सोल्जर के रास्ते को क्यों ब्लॉक किया हुआ है? तो अपने डीमन किन बोलती है कि इसके कपड़े को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई रॉयलिटी है। जी हाँ, उसके मुंह से रॉयलिटी सुन के अपना एमसी बोलता है कि मगर ये तो बिल्कुल सी लग रहा है। जी हाँ, उसकी ये बात सुन के सोल्जर थोड़ा घबराता और बोलता है कि सुनो बच्चे, तुम चुप रहो, वो रीएजेंट का पहला बेटा है इसलिए तुम उसे ऐसा नहीं बोल सकते, तुम खतरे में पड़ जाओगे। तो अपना एमसी बोलता है क्या वो पहला बेटा है? क्या उसका जो पोजीशन वो काफी ज्यादा हाई है हमारे ग्रुप लीडर से भी? तो सोल्जर घबराते हुए बोल रहा होता है कि तुम उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते, वो रॉयल फैमिली का एक मेंबर है, इस वजह से तुम उसे कंपेयर नहीं कर सकते हमारे व्हाइट शैडो गिल्ड से। इसके बाद वो बताता है कि एक्चुअली जो हमारे किंग है वो काफी ज्यादा यंग है क्योंकि जो हमारे पिछले जो रूलर थे वो मारे गए थे और उनका रिक्वेस्ट था कि उनका जो बेटा है वो वही राजा बने, और अभी के जो करंट रीएजेंट है वो उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब उनका काफी कंट्रोल है इस जगह पे, इस एम्पायर पे। और जो हमारे रीएजेंट है वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि वो इस जगह के सभी जो इंसान हैं उनसे ताकतवर हैं। तो इसी के बाद जो अपनी डीमन क्वीन रहती है वो बोलती है कि इसमें क्या स्पेशल है, अगर मेरा जो मैजिक पावर है वो नहीं खत्म हुआ होता तो उस जैसे बंदे को तो मैं अपने पैरों से कुचल देती, वो एक डीमन क्वीन का कोई भी मैच नहीं कर सकता। तो डीमन क्वीन की बात सुन के सोल्जर घबरा रहा होता है और वो अपने एमसी से बोलता है कि इसे प्लीज बोलो कि ये अब चुप करे, अगर ये इसी तरीके के नॉनसेंस बात करती रहेगी तो जरूर से हमारा जो सर है वो कट जाएगा। तो अपना जो एमसी रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, अब ये कुछ भी बकवास नहीं करेगी, अगर ये करेगी तो मैं इसे पीट दूंगा, आप टेंशन ना लें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैक को, जो कि उस लाल बालों वाले लड़के के सामने उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि योर हाइनेस। जी हाँ, वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे फादर वापस आ चुके हैं जब गेट ओपन हुआ था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी जो यूजलेस वाइट शैलो गिल्ड है वो आई होगी। और वो दिखाता है वहाँ पे कुछ लड़कियों को जो कि अपने हाथ में फ्लावर लिए हुई थी और बोलता है कि देखो मैंने तो काफी बड़ी वेलकम पार्टी भी अरेंज की थी। लेकिन तभी अपना जैक बोलता है कि आप मुझे ये बताइए, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही। जो किंग है उन्होंने हमें भेजा था व्हाइट ड्रैगन टीम को ताकि हम डीमन ट्राइब में जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट कर सके, तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ दूसरे टीम को जाना पड़ा, क्या आप लोग एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं जो हमने साइन किया था। और वो काफी गुस्से में ये बात उसे बोल रहा होता है। तो अपने जैक की बात सुन के रीएजेंट का लड़का बोलता है कि जो किंग थे हमारे उन्होंने डीमन किंग को मारने का ऑर्डर दिया है, क्या तुम किंग के जो डिसीजन है उस पर शक कर रहे हो। जी हाँ, उसकी ये बात सुन के अपना जो जैक रहता है वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पे कोई बंदा आता और बोलता है कि ये काफी ज्यादा ही क्यूरियस था कि जो किंग है क्या उनका ही एक्चुअल डिसीजन है या फिर किसी और का इंटेंशन है, जैसे कि रीएजेंट का इंटेंशन हो सकता है। जी हाँ, हमें दिखाया जाता है उस बंदे को देख के जो जैक रहता है वो बोलता है फादर आप यहाँ क्या कर रहे हो, और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं वो जैक का फादर होता है जिसका नाम गोरो होता है। जी हाँ, तभी जो रीएजेंट और उसकी ग्रुप होती है उस गेट से आ जाते हैं जिन्हें देखने लगते हैं हमारे एमसी और डीमन क्यून, लेकिन डीमन क्यून को देख के काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर के स्वॉर्ड में डीमन क्यून के एक कमांडर का मुंह गड़ा हुआ होता है, जो देख के वो पूरी सदमे में चली जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। लेकिन तभी हमारा एमसी उसके कंधे पे हाथ रख के उसे दिलासा देता है और बोलता है कि अभी तुम्हें शांत होना होगा, प्लीज तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है डीमन क्यून कुछ ज्यादा ही गुस्से में होती है, वो अपना पंच टाइट करके अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही होती है। जी हाँ, हमें दिखता है कि हमारे एमसी जो होता है उसके सामने से ही रीएजेंट जा रहा होता है। जी हाँ, रीएजेंट को देख के वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं खून का बदला खून से लूंगी। वो ये बात बोल रही होती है रीएजेंट को। जी हाँ, हमें दिखाया जाता है कि जो रीएजेंट होता है वो अपने जैक के फादर के सामने आ जाता है और उसको बोलता है कि मिस्टर गोरो आज आप यहाँ मुझे पर्सनली देखने के लिए आए हैं, क्या आप मुझे वेलकम करने के लिए आए हैं। तो इसकी बात सुन के जो गोरो रहता है वो बोलता है कि योर हाइनेस आपकी जर्नी कैसी रही। तो रीएजेंट की बात सुन के जो अपना गोरो रहता है उसको बोलता है कि जो योर हाइनेस है हमारे वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद गोरो आगे से बताता है कि अब हमें जाना पड़ेगा रॉयल हाइनेस यानी हमारे किंग से मिलने, मुझे माफ करना कि आप आराम नहीं कर पाओगे। जहाँ उसकी बात सुन के अपना रीएजेंट बोलता है कि ये मुझे चलेगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे रिपोर्ट देना था जो हमारा रिजल्ट आया उसका, इस वजह से आज हमें साथ में ही जाना चाहिए अपने किंग के पास। जी हाँ, तभी उसका बेटा वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि पिताजी मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ गया हूँ आपसे मिलने के लिए। जी हाँ, उसे देख के रीएजेंट काफी गुस्से में उसका नाम लेता है और उसे घूरते हुए बोलता है कि तुमने अपना खेलना बंद कर दिया तो यहाँ से निकल जाओ, और अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे काफी खतरनाक नजर से घूरते हुए बोलता है चलो अब यहाँ से निकल जाओ। जी हाँ, अपने बाप की ये बात सुन के उसका तो फट जाता है, वो बोलता है मैं समझ गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रीएजेंट वहाँ से जा रहा है। जी हाँ, अपने एमसी बोल रहा होता है कि इजाबेला ये आदमी ये तो यहाँ का वॉरलॉर्ड लग रहा है। तो उसकी बात सुन के अपनी इजाबेला बोलती है कि तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, तुम जानते भी हो वॉरलॉर्ड किसे कहते हैं। वॉरलॉर्ड एक ऐसा बंदा होता है जिसका आगे आने वाला बेटा वो किंग बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। इसके बाद अपना एमसी को बोलता है कि हमें पहले ऐसा सोचना चाहिए कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे इस सिचुएशन से। जी हाँ, उसकी बात सुन के इजाबेला गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से धुन दबा के भाग जाऊंगी, मैं इस जगह से तो निकलूंगी मगर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जी हाँ, तभी उन लोगों के पास एक सोल्जर आ जाता है और बोलता है कि सुनो गाइज हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे जो ग्रुप लीडर है वो मास्टर गोरो के साथ पैलेस गए हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं तुम दोनों को स्कॉट करूँ उनके
रेसिडेंट तक, जहाँ तुम ठहर सकते हो और आराम कर सकते हो। जिसके बाद सुन के अपना एमसी हाँ बोल देता है उसे। इसके बाद हमें उसका रेसिडेंस दिखाया जाता है, जो कि सच में काफी ज्यादा ही बड़ा और शानदार होता है, जिसे देख के हमारे एमसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है कि ये पैलेस कितना ज्यादा ही मैसिव है। अपना ग्रुप लीडर वो तो सच में बड़ा आदमी है। जो देख के पीछे जो डीमन क्वीन इजाबेला रहती है वो बोलती है कि तुम ह्यूमन, तुमने सच में कुछ भी नहीं देखा है अपनी जिंदगी में। उसके बाद हमें उस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक स्टैचू को देख के अपना एमसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोल रहा होता है कि ये चीज तो किसी म्यूजियम में लगी होनी चाहिए, ये यहाँ क्या कर रही है। लेकिन तभी हमें दिखता है कि उनके पीछे एक मेड आ जाती है, जहाँ बोलती है कि मैं इस जगह पे आप लोगों को स्कॉट करने के लिए आई हूँ, मैं आप लोगों की मदद करूंगी। और हमें दिखता है कि वहाँ पे 3 मेड होती है, जो कि बोल रही होती हैं कि हम यहाँ के हाउस कीपर हैं, मेरा नाम एलिना है, और जो ओनर है यहाँ के, उन्होंने हमें कमांड दिया है कि हम आपका अच्छे से ख्याल रखें। इसके बाद उन तीनों को देख के हमारा जो एमसी होता है उसका ट्रक बाहर आ जाता है। वो सोचने लगता है कि जो जैक है उसके पास सच में काफी ज्यादा ही अच्छे और सुंदर बटलर हैं। वो उन्हें देख के काफी ज्यादा ही उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है, जहाँ उसके शक्ल से आप ये बात देख सकते हैं। इसके बाद वो मेड आगे बोलती है कि आप दोनों सच में काफी भूखे लग रहे हैं और थके हुए भी, आप लोगों को आराम करना चाहिए। जी हाँ, अपना एम्स उसकी बात सुन के काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ सच में मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। जी हाँ, तभी अपनी इजाबेला बोलती है कि जियांग ये क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा। जी हाँ, वो आगे बताती है कि हम जैसे स्लेव को ये लोग इतना ज्यादा नाइसली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जी हाँ, उसकी बात सुन के अपना एमसी थोड़ा घबराता है। जी हाँ, उसकी बात सुन के अपने एमसी थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि अगर ये लोग हमें हर्ट करना चाहते तो पहले ही नहीं कर देते, हमें यहाँ तक क्यों लाते और इतने अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों करते। तो अपने एमसी की बात सुनने के बाद इजाबेला बोलती है कि तुम्हारे बात में तो दम है। जी हाँ, हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के पीछे एक मेड होती है, जो कि थोड़ी सस्पिशियस लग रही होती है। इसके बाद सीन वहाँ से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है पैलेस का सीन, जहाँ किंग के सामने अपने री एजेंट और गोरो दोनों पहुंच चुके थे। जी हाँ, किंग बोल रहा होता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा ही नहीं तुम एक काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वॉरियर हो, तुमने काफी अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया है डीमन क्वीन के साथ और मिशन को कंप्लीट किया है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरीके का रिवॉर्ड चाहिए। और हमें दिखता है कि वो किंग एक बच्चा होता है, जो कि 5-6 साल का लग रहा होता है, जहाँ उसको बोलता है अपना रीएजेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए योर हाइनेस, मगर मेरे कोई भी विश नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने पूरा किया है। लेकिन तभी पीछे से कोई बोलता है कि ये आप क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप इसके विश को पूरा करना चाहते हैं। रीएजेंट ने काफी बड़ी गलती की है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसे पनिश करें। और हमें दिखाया जाता है ये बात बोलने वाला गोरो होता है, जो कि बोल रहा होता है कि योर हाइनेस, आपने जो रिक्वेस्ट किया था वो हमसे किया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला था डीमन ट्राइब के साथ, लेकिन आखिर में क्या हुआ, ये जो रीएजेंट है इन्होंने रश कर दिया उनके ऊपर और हमसे पहले उस लोकेशन पर जाके डीमन क्वीन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और पूरे डील को ही तबाह कर दिया। इसके बाद भी जो गोरो रहता है वो चुप नहीं होता, वो आगे बोलता है कि योर हाइनेस, ये बंदा आपके नाम का इस्तेमाल करके आपके नाम को खराब कर रहा है, ये इसी तरीके के काफी सारे काम कर रहा है छुप छुप के, और आने वाले फ्यूचर में ये क्या करेगा वो हम नहीं बता सकते। जहाँ गोरो रीएजेंट पे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या होगा, तुमने ये सोचा है कि क्यों अगर वापस आ गए इस डीमन ट्राइब में तो हम पे ऑल आउट वॉर चली जाएंगी, हम पे वॉर करने लगेंगी, तब क्या होगा, तुमने सोचा है हम दोनों ट्राइब के बीच में क्लैश होगा और रिजल्ट में क्या आएगा, हमारे सिर्फ जो लोग हैं वही मारे जाएंगे। जहाँ उसकी बात सुन रहा होता है जैक काफी ज्यादा गौर से। तभी जो चाइल्ड किंग रहता है वो बोलता है कि टीचर आपको काफी ज्यादा ही पैशनेट है, आपको अब चुप करना चाहिए, यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं इस बात को आगे बढ़ाने का। जहाँ रीएजेंट बोलता है कि योर हाइनेस, आप मुझे अलाउ करे कि आपको मैं पूरी रिपोर्ट दे सकूं, क्या हुआ था वहाँ पर। जहाँ वो हमें बताता है कि जो ट्राइब है डीमन ट्राइब, उन दोनों के बीच में जब लेटर भेजा गया था डीमन क्वीन के पास, तो जो लिलियान है उसने एक लेटर भेजा था रीएजेंट को, जहाँ उसने बताया था कि उसके पास काफी सारे सपोर्ट हो चुके हैं डीमन, जहां वो बताती है लेटर के माध्यम से कि उसके पास काफी सारा सपोर्ट है डीमन ट्राइब से और वो चाहती है कि हम उसकी मदद करें ताकि वो क्यून इजाबेला को हटा सके गद्दी से और वहां की नई लीडर बन सके और हम दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशन बन जाएगा, हम दोनों ही ट्राइब के बीच में। और जबकि वो अब न्यू लीडर बन चुकी है उस जगह की, तो हमारे बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप बन चुका है और जो पुरानी क्वीन इजाबेली थी उसे मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया है और जो रिजल्ट है उसमें वो नई लीडर बन गई है लिलियान, जिसकी बात सुन के गोरो काफी हैरान हो जाता है। जहाँ तभी जो रीएजेंट रहता है एक बंदे को वो पूरी रिपोर्ट देता है और बोलता है कि ये डील हुआ था मेरा लिलियान के साथ जिसके लिए हम एग्री हुए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं योर हाइनेस। जहाँ वो बंदा योर हाइनेस के पास वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाता है
चाइल्ड किंग उस रिपोर्ट को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और खड़ा होकर बोलता है कि तुमने इस बार किंगडम के लिए काफी अच्छा काम किया है रीएजेंट। जहाँ गोरो अभी भी नहीं मानता, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि योर हाइनेस, ये सब क्या हो रहा है? डीमन ट्राइब के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे सेंचुरी से वो पुरानी डीमन क्यून ही लीडर थी, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम क्यून को बदल दे? यहाँ पे काफी बड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन चाइल्ड किंग उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि टीचर, अब आपको चुप हो जाना चाहिए। जहाँ वो चाइल्ड बोल रहा होता है कि रीएजेंट, आपको जो भी करना है अपने प्लान के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जो गोरो रहता है उसे भी बात मानना पड़ता है अपने किंग का, और वो बोलता है मैं समझ गया। जहाँ तभी हमें दिखाया जाता है रीएजेंट के पीछे एक बंदा जो कि बिल्कुल ही नारुतो के ओरोचिमारू की तरह लग रहा होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये ओरोचिमारू की तरह लग रहा है या नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोरो काफी ज्यादा ही टेंशन में होता है और उसे देख रहा होता है जैक। इसके बाद सीन वहाँ से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है एक स्विमिंग पूल का सीन, जहाँ हॉट बाथ ले रही होती है इजाबेला। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है कि अगर वो यहाँ से वापस भी डीमन ट्राइब में अभी चली गई तो वहाँ उसे कोई भी क्वीन के तौर पे नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, जिस वजह से वो थोड़ी टेंशन में होती है और बोलती है कि और वो सोच रही होती है कि क्या उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी तरीके से ह्यूमन बन के बितानी होगी। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने एमसी को, जो कि उस हॉट बाथ में बैठ के बात ले रहा होता है। जहाँ वो बोलता है कि सच में ये काफी ज्यादा ही रिलैक्सिंग है एक बात लेना। लेकिन तभी वो सोचता है कि ये वो क्या सोच रहा है, वो रिलैक्स नहीं कर सकता। उसे सोचना होगा कि वो वापस अपने घर कैसे जा सकता। और वो अपने हाथ में उस रिंग को देखता है और बोलता है कि यही रिंग मुझे यहाँ लेके आई थी, तो यही मुझे वापस भी ले जाएगी। जहाँ वो बोलता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया में इस तरीके से जी के नहीं बिता सकता, क्योंकि पहली पहली बार तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि वो लोग जो थोड़े समय पहले जिंदे थे वो उसकी आंखों के सामने मारे गए, तो ये उसके लिए काफी ज्यादा ही डरावना था। और वो बोलता है कि अगर वो यहाँ मारा गया तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी दुनिया में चला जाए। लेकिन तभी वो अपने आप को शांत करता हुआ बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर वो इसको टेस्ट करेगा और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा। तभी वो बोलता है कि रिंग काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और उसे अपने उंगली में पहनने लगता है, लेकिन वो उसमें फिट नहीं होती। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे कोई आ गया है, जहाँ वो इस रिंग को पहनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस उंगली में नहीं पहना पाता और उसे दूसरी उंगली जो कि रिंग फिंगर होता है उसमें पहना देता है। और हमें उसके पीछे जैक को दिखाया जाता है जो कि उसका नाम लेता है। जहाँ जैक को वहाँ देख के बोलता है कि कैप्टन, आप यहाँ पे वापस आ चुके हो। जहाँ वो कैप्टन को नंगा देख के उसकी बॉडी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ जैक उसे घूर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक उसके सामने आ गया और उसको ऑफर देता है कि हम लोगों को साथ में बात करना चाहिए। जब हमारे एम्स उसका बड़ा सा हाथी देखता है तो वो पूरा हैरान, उसे झटका लग जाता है। वह बोलता है इसका कितना बड़ा है। उसके बाद वह बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, हम साथ में बात कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी वो थोड़ा घबराया हुआ उससे दूर था। जहाँ उसे इजाबेले की बात याद आ रही होती है, जहाँ उसने बोला था कि हम जैसे स्लेव को इतने अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो हमारे एमसी को ऐसा लगता है कि ये बंदा उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। जहाँ तभी वो उस बंदे को देखता है और बोलता है कि इसके बदन पे कितने सारे स्कार हैं, ये जरूर से बैटलफील्ड में मिले होंगे। जहाँ तभी वो उसे देख के बोल रहा होता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसके बाद वो बंदा तभी जैक जो रहता है उसको बोलता है कि क्या तुम इस जगह पे थोड़े कंफर्टेबल हो चुके हो, और उससे काफी ज्यादा प्यारी नजर से देख रहा होता है। जो देख के अपना जो एमसी रहता है वो हैरान होता है। वो बोलता है कि ये मुझे इस नजर से क्यों देख रहा है, इसका एक्सप्रेशन इतना अजीब क्यों है, या कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है ये बंदा। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद जैक उसको आगे बोलता है कि मैं कल जाऊंगा और तुम्हारी फैमिली को खोजने के मिशन पे काम करूंगा। जी हाँ, अपना जो बंदा रहता है वो बोलता है कि क्या आप सच में हमारी फैमिली को खोजेंगे कैप्टन। जहाँ जैक बोलता है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो काफी कम है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। जहाँ अपना आप से अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा ही बकवास इसके बारे में सोचा, लेकिन ये बंदा तो अच्छा है। जहाँ तभी जैक उसको बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ अपने रिलेटिव के बारे में याद नहीं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। तभी अपना एमसी बहाना देते हुए बोलता है कि मैं काफी ज्यादा ही सफर किया था डीमन ट्राइब में, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है कहीं ये मेरे इन्फॉर्मेशन को देख के मुझे एक्सपोज तो नहीं करने वाला। तभी वो उसको बोलता है कि जो मेरी मेमोरी है वो काफी ज्यादा ही धुंधली धुंधली सी है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। तभी जैक उसको बताता है कि उसका एक छोटा भाई था जो तुम्हारे
ही उम्र का था। वो 12 साल पहले डीमन ट्राइब के हाथों कैप्चर हो गया था। और तभी जैक उसका नाम बताता है कि वो सोफी उसका नाम था। क्या तुमने उसे कभी देखा है बाई चांस? तो अपना जो एमसी रहता है वो सोचता है कि मैं इससे हाँ बोलूं या ना बोलूं। और तभी वो उसे बोलता है कि उस जगह पे काफी सारे स्लेव थे हमारे जैसे, तो ये काफी इम्पॉसिबल है किसी एक बंदे को पहचानना, इस वजह से मुझे नहीं पता। तो जैक उसको बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि डीमन ट्राइब में पकड़ने जाने के बाद उन इंसानों का क्या होता है नॉर्मली। तो अपना जो एमसी रहता है उसे बताता है कि जो स्लेव के साथ होता है वही होगा, हमें मारा जाता है और अब्यूज किया जाता है रेगुलरली ही, और मैं तो बस एक छोटे से किचन में ही बड़ा हुआ था। और तभी अपना एमसी नोटिस करता है कि जो जैक है ये सुन के काफी ज्यादा ही उदास हो गया है और अपने मन में अपना एमसी सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही इसके बारे, ये सच में काफी ज्यादा ही अपने छोटे भाई के बारे में परेशान हो गया है, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी जैक उसको बोलता है कि मैं ऐसा ही होप कर सकता हूँ कि जो मेरा भाई है वो ठीक होगा, काश हम एक बार वापस से रियूनाइट हो जाएं। तो अपना एमसी से थोड़ा खुश करने के लिए बोलता है कि आप, मैंने तो तुम्हें एक बात बता ही नहीं कि वहाँ का जो खाना था वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो कि मैं एक काफी बड़ा और ताकतवर इंसान बन चुका हूँ। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बस यही होप कर सकता है कि ये बात जो मैंने उसे कहा है इससे वो थोड़ा अच्छा फील करे। इसके बाद जो जैक रहता है वो बोलता है कि मैं ऐसा होप करता हूँ कि पीस ट्रीटी साइन होने के बाद जो मेरा भाई है और जितने भी बाकी स्लेव उन्हें रिहा कर दिया जाए।